हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 और 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल एक कंप्यूटर का पूछा था और मेरा सवाल ये था कि यूजुअली कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं उनमें पावर बैकअप के लिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं। तो यूपीएस की फुल फॉर्म में यू का मतलब क्या है? तो देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यू का मतलब हो गया अनइंटरप्टेड। तो आप में से वो सभी स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं जिन्होंने सेकंड वन आंसर दिया था। इसके अलावा कंप्यूटर्स में बहुत सारे आपसे एब्रीवेशन पूछे जाते हैं लगातार। जैसे कि ध्यान रखिएगा, वाईफाई का पूछ देता है तो इसको बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। इसी तरीके से यूआरएल का कई बार पूछ चुका है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। और भी आपसे बहुत सारे, जैसे कि सीडीएमए आप ध्यान रखिए, या फिर आपका हो गया सीमॉस। क्या होता है? तो सीमॉस एक बैटरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो अब शुरू करेंगे आज का वीडियो। और वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में किसी भी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप मेरी स्टैटिक जीके की किताब आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। अमेजोन की इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो स्टैटिक जीके में, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। कंप्लीट स्टैटिक जीके टेबल की फॉर्मेट में मैंने इस किताब में आपको कवर करके दी है। और इतना ही नहीं, 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं इस किताब में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से अपनी भाषा के आधार पर इसे मंगा सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत यह पता लगा है कि 2023 से 24 के सत्र में भारत की तरफ से टोटल एक्सपोर्ट्स कितने बिलियन डॉलर का रहा है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2023 से 24 के सत्र में टोटल 776 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया हुआ है। और इंपोर्ट कितना किया है? तो यहाँ पर इंपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, 854 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। अब देखिए, किसी भी देश को डेवलप्ड कंट्री ये चीज बनाती है कि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और कम से कम इंपोर्ट करें। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इंपोर्ट हमने ज्यादा किया है। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ये करीब 5% का है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 से 24 के सत्र में हम 5% घाटे में रहे हैं स्टिल, 776 बिलियन का व्यापार करने के बाद भी। आने वाले टाइम में हो सकता है अगले 1 से 2 साल में ये घाटा हम तेजी से भर पाएं, क्योंकि लगातार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है और मैक्सिमम चीजें भारत में ही निर्मित प्रमोट करी जा रही हैं। हाल ही में कुवैत के जो एमिर हैं, इनके द्वारा वहां के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को अपॉइंट किया गया है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला जो है, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहाँ के। ये हेल्थ एंड ऑयल मिनिस्टर भी रह चुके हैं काफी टाइम तक। बेसिकली ये एक अर्थशास्त्री हैं जो कि कुवैत सरकार को बहुत पहले से सर्व कर रहे हैं, 1999 से। अब जाकर ये वहां के प्रधानमंत्री के रूप में सर्व करेंगे। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक सप्ताह पहले ही बताया था कुवैत के नए एमिर कौन बने हैं। देखिए, एमिर यहाँ पर बड़ी पोस्ट होती है, एक तरीके से यहाँ के प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो एमिर है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो पीएम बोला ही जाता है। तो यहाँ के जो एमिर हैं इनका नाम है मिशाल अल अहमद। क्या नाम है? मिशाल अल अहमद। और जो प्रधानमंत्री हैं ये शेख अहमद अब्दुल्ला आपसे होंगे। जापान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि ये नेचुरल गैसेस के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। तो जापानीज गवर्नमेंट ने 370 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान दिया है भारत में। और ये जो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा ये सब नेचुरल गैसेस के प्रोडक्शन में होगा, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको लगातार कम किया जा सके। कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ ये मैटर है, जिसमें जापान की तरफ से 370 मिलियन डॉलर निवेश किए जाएंगे। जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है इनका? फुमीदो किशिदा। एक चीज और, जापान सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि भारत में 2030 तक नेचुरल गैसेस के क्षेत्र में ये 15% इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। ये कौन सा राज्य है जो कि
ट्री प्लांटेशन के मामले में ग्रीन क्रेडिट प्लान के अंतर्गत नंबर 1 पे रहा है। भारत सरकार की तरफ से ग्रीन क्रेडिट प्लान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत हर एक राज्य को प्रमोट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पौधे लगाएं अपने राज्य में। इसमें इस बार मध्य प्रदेश रहा नंबर 1 पे। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले सत्र में टोटल अगर देखा जाए तो 954 हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण किया गया है। नंबर 2 पर जो सरकार रही है, ये है तेलंगाना, नंबर 2 पर रहा है। इन्होंने 845 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया है। और नंबर 3 पर राज्य रहा है छत्तीसगढ़। तो ये टॉप 3 स्टेट तो आप ध्यान रखिए रखिए। चौथे नंबर पे वैसे गुजरात रहा है और 5वें नंबर पे आसाम रहा है पेड़ पौधों के रोपिंग के मामले में। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। और बीजेपी के अभी विधानसभा इलेक्शन के दौरान यहाँ पर सरकार आई है हाल ही में एक बार फिर से। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, ये हैं मांगू भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भारत सरकार की तरफ से एक कॉटन की ब्रांडिंग है जिसको कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाता है। देखिए है क्या कि भारत में जितना भी कॉटन का उत्पादन किया जाता है, उसको सरकार की तरफ से एक ब्रांड नेम दिया गया है। इसको बोला जाता है कस्तूरी कॉटन। और दुनिया भर के कई देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सवाल ये है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर कस्तूरी कॉटन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए नई लैब स्थापित करी जाएंगी। तो टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले समय में कॉटन के ऊपर नई लैब स्थापित करी जाएगी। जिसमें से एक है कर्नाटक, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा स्टेट हो गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी स्थापित करी जाएगी, हरियाणा में स्थापित करी जाएगी और पंजाब में करी जाएगी। तो टोटल ये 6 स्टेट हैं जहां पर नई लैब स्थापित करी जाएंगी। वैसे दुनिया भर में जो सबसे बेहतर कॉटन का ब्रांड है, इसको बोलते हैं गीजा कॉटन। और गीजा कॉटन इजिप्ट में उत्पादित किया जाता है। तो ये जो कस्तूरी कॉटन है, ये आगे चल के जो गीजा कॉटन है, इसको compete कर पाए, इसके लिए ये नई लैब्स स्थापित करी जाएंगी अगले आने वाले 1 साल में 6 राज्यों के अंदर। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। तो अगले कितने सालों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा का कार्यकाल अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। मतलब ये अगले 5 सालों के लिए रीअपॉइंट करी गई हैं एमडी के तौर पर। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा की सराहना पूरी दुनिया में करी गई है, क्योंकि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ये उस टाइम पर थी जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के अंतर्गत भी कई सारे चैलेंजेस आईएमएफ को देखने पड़े, जिस टाइम पर भी क्रिस्टलिना जॉर्जेवा एमडी थी आईएमएफ की। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इनकी कैपेबिलिटीज पर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता है। अगले 5 सालों के लिए इनका रीअपॉइंटमेंट हो गया है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। इनका पिछले साल ही प्रमोशन हुआ है। इससे पहले गीता गोपीनाथ मेन इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ के अंतर्गत। लेकिन लास्ट ईयर ही एक नई पोस्ट इसमें बनाई गई है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसमें पहले पर्सन के रूप में गीता गोपीनाथ अपॉइंट करी गई थी। भारत पे तो आप सभी लोग जानते हैं, अश्नीर ग्रोवर इसी से फेमस हुए हैं। तो भारत पे जो है, इसके फुल टाइम सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये भारत पे के सीएफओ रह चुके हैं। और इनका नाम है नलिन नेगी। कौन है? नलिन नेगी। तो अब से ये इसके फुल टाइम सीईओ होंगे। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, आप ये भी ध्यान रखें। इसकी स्थापना 2018 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के भी नए सीएफओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है अर्नब गोस्वामी। कौन है? अर्नब गोस्वामी। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जोनाथन क्रिस्टी। और ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं क्रिस्टी। इन्होंने फाइनल में चाइनीज प्लेयर ली शी फेंग को हराकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। इस बार की जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 9 से लेकर 14 अप्रैल तक चाइना के अंदर एक सिटी है जिसको बोलते हैं जेजियांग। क्या बोलते हैं? जेजियांग। वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि जेजियांग में
इस बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप आयोजित करी गई है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस बार पेरिस में जो समर ओलंपिक 2024 के होने जा रहे हैं, जो कि जुलाई से अगस्त तक चलेंगे, उसके लिए आखिरी, एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्वालिफाइंग इवेंट था ये। अब कोई भी क्वालिफाइंग इवेंट नहीं होगा। जितने भी प्लेयर्स हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई करने थे, वो सारे क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसको 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वंदे भारत ट्रेन की बोगियां बनाने के लिए? तो ये कंपनी है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। कौन सी है? रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। इनको 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ये दिया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्हें 32 ट्रेन की कोचेस बनाने होंगे। मतलब हर एक वंदे भारत ट्रेन में 16 कोचेस हैं, तो 32 ट्रेन के सेट्स इन्हें बनाने होंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1024 बोगियां इन्हें बनानी होगी, ठीक है, करीब करीब। और जिसके लिए ये 270 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए हैं। और जो रामकृष्णा फॉर्जिंग्स कंपनी है, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नरेश जालान। कौन है? नरेश जालान। ये कौन है जो कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है लॉरेंस वोंग। अब से सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री यही होंगे, और इनको पदभार दिया गया है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेंग लूंग के द्वारा। ली सेंग लूंग सिंगापुर में पिछले 20 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में सर्व कर रहे हैं। साल 2004 में इन्होंने पदभार संभाला था। उसके बाद से काफी चैलेंजेस इन्होंने देखे हैं, लेकिन सिंगापुर को अच्छे से रन कराते हुए आए हैं। और अब इन्होंने रिजाइन करके पदभार दिया है लॉरेंस वोंग को। लॉरेंस वोंग अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे यहाँ। वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया, परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है। अगर आम भाषा में बोलें तो हीमोफीलिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपकी बॉडी से ब्लड निकलना बंद ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बॉडी पार्ट में कट लग गया, तो लगातार ब्लड निकलता चला जा रहा है, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पा रहा है, या जिसे बोलते हैं इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, उस केस में वो हीमोफीलिया के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्रेश होते टाइम जब स्टूल पास करता है व्यक्ति, तो स्टूल में भी ब्लड आ जाता है, कई बार यूरिन में भी ब्लड आ जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं का मतलब है कि व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। और हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो है, इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी, और इसके फाउंडर थे फ्रैंक शेनेबल। तो इनका बर्थडे होता है 17 अप्रैल को, इस वजह से यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर लोंगटे महोत्सव आयोजित किया गया है? तो लोंगटे फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में हर साल। और वैसे तो आपको बता दूं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, स्पेशली ये आसाम को अगर हटा दें तो इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिसमें बलि देने का प्रावधान है, ठीक है, जानवरों की बलि दी जाती है। बट अरुणाचल प्रदेश का ये इकलौता ऐसा राज्य है, फेस्टिवल है लोंगडे, जिसमें किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाती है। इवन जो जानवर हैं उनकी किलिंग्स को एक तरीके से रोका जाए, इसके लिए भी ये फेस्टिवल प्रमोट करता है। और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के और भी फेस्टिवल हैं जो कि आपसे स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, जैसे कि लोसर फेस्टिवल भी यहीं का है। एक है यहाँ का फेस्टिवल जिसको बोलते हैं तोरग्या, क्या बोलते हैं? तोरग्या फेस्टिवल। एक है सक दवा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल हैं जो आप ध्यान रखें। स्टैटिक जीके में हर बार वेटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप स्टैटिक जीके बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाएं, ये आप समझ के रखें। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये वेटेज बन रहा है कि 25 क्वेश्चन जो आपसे सीजीएल में पूछे जा रहे हैं प्री में, उन 25 में से आप ये समझ लीजिए कि करीब 5 से 6 करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो 6 से 8 करीब करीब स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। तो ये रेशियो है जो कि इस टाइम पर करंट अफेयर्स को भी क्रॉस कर रहा है। तो आप इस चीज को बहुत ही सीरियसली लें। और अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर हैं केटी परनायक। कौन है? केटी परनायक। ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ टेस्ला ने एक पैक्ट साइन किया है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए? टेस्ला, क्योंकि पूरे दुनिया में
एक सबसे बड़ी आप बोल सकते हो लाइक ऑटोमोटिव कंपनी है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है इनको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो जिसके लिए इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पैक्ट साइन किया है। टेस्ला और टाटा के बीच में नजदीकियां काफी पहले से बढ़ रही हैं। टेस्ला इवन भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी दिख रहा है, जबकि इन्होंने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी बेंगलोर में खोल दी है। आने वाले समय पर टेस्ला और भी सर्विसेज भारत में अपनी लेकर आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया ही था, करीब 10 दिन पहले टाटा के द्वारा एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट बनाई गई थी। इस सैटेलाइट को टेस्ला के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ओके, टेस्ला की जो सब्सिडरी है स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की है, तो इन्हीं के फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो काफी सारे पैक्ट्स आपको इन फ्यूचर भी देखने को मिल सकते हैं टेस्ला और टाटा के बीच में। फिलहाल इस पैक्ट का मतलब यह है कि टाटा सपोर्ट करेगा टेस्ला को सेमीकंडक्टर चिप में। ये कौन है जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और अभी अगले 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विवेक अग्रवाल। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आपको बता दूं, इसकी स्थापना साल 2004। इसका मेन उद्देश्य था भारत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ओके, और इसकी स्थापना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और विवेक अग्रवाल जो हैं, ये 1994 कैडर के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत भी रह चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में भी काम कर चुके हैं। फिच रेटिंग एजेंसी, जो कि एक कैपिटल मार्केट कंपनी है और अमेरिकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1913 में करी गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं पाउल टेलर। तो फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक को कितने क्रेडिट रेटिंग्स दिए गए हैं, तो इन्होंने इसमें ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग्स दिए हुए हैं। देखिए, ट्रिपल बी का मतलब ये है, पहले इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक को बी प्लस रेटिंग में रखा था। तो अब उससे बेहतर रेटिंग है ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का मतलब यह है कि आने वाले समय में जो चैलेंजेस आएंगे फाइनेंस सेक्टर में, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक दोनों में अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। ये हर तरीके के इन्फ्लेशंस को झेल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये इस रेटिंग का मतलब है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कौन सा मिशन है जिसके द्वारा हाल ही में मिल्की वे गैलेक्सी में आज तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसको बोलते हैं गैया मिशन। क्या बोलते हैं? गैया मिशन। इस मिशन के अंतर्गत हमारी गैलेक्सी, मतलब जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी अर्थ है, उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर आज तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है। एक बात आप और ध्यान रखें, इस ब्लैक होल को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गया BH3। क्या नाम है? गया BH3, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो ब्लैक होल है, ये इसका जो द्रव्यमान है, ये सूर्य से 33 गुना ज्यादा है। ठीक है, 33 टाइम्स मोर है ये सन से इसका द्रव्यमान। और इसकी जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, तो पृथ्वी से ये केवल 2000 लाइट ईयर्स किलोमीटर दूर है। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रॉकेट इंजन का जो नोजल है, उसको किस मटेरियल से बनाकर तैयार किया गया है? तो इन्होंने इसको CCC नोडल के रूप में तैयार किया है, जिसको बोलते हैं कार्बन कार्बन कंपोजिट। और इस नोडल की खास बात यह है, देखिए रॉकेट होता है ना, तो रॉकेट का आगे वाला हिस्सा है ये। ओके, तो इसको बोलते हैं नोडल। अब ये जो नोजल है, ये ट्रिपल C मटेरियल से बना हुआ है। और ट्रिपल C मटेरियल क्या करता है, इसका वेट जो है उसे कम कर देता है। अब वेट कम होने की वजह से आने वाले समय में सेम कैपेबिलिटी के रॉकेट 15 किलोग्राम ज्यादा पेलोड कैरी कर पाएंगे। तो ये है इसकी एक खास बात। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हालांकि इसरो की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है विक्रम जी साराभाई स्पेस सेंटर, उसी के द्वारा ये पर्टिकुलर मटेरियल बनाया गया है। और इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। इसरो के चीफ हैं इस टाइम पर डॉक्टर S सोमनाथ। हाल ही में DRDO, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एक वर्कशॉप कंडक्ट करी गई है। और यह वर्कशॉप इस आधार पर कंडक्ट करी गई है कि जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं नई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के ऊपर, या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं उनको बनाने में जो भी एस्केलेशंस हमें देखने को मिलते हैं,
वो एस्केलेशंस क्या हैं और उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा। तो इसके ऊपर ये वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट करी है। कौन से शहर में? तो इसका आयोजन डीआरडीओ के द्वारा बैंगलोर में किया गया है। ये जो वर्कशॉप है, ये 2 दिन की थी। 16 से लेकर 17 अप्रैल तक आयोजित करी गई है। खास बात ये थी कि इस वर्कशॉप के अंदर डिफेंस सेक्टर के भी बहुत सारे ऑफिसर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेंस एमएसएमईज, एकेडमिक्स, इन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का मेन उद्देश्य ये था कि डीआरडीओ ने यहाँ पर ये बोला है कि हम सभी सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और हमारे रिसर्चर्स, हमारी डिफेंस, हम सबको एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर डिमांड पता लग सके कि हमें आज की डेट में किस तरीके के इक्विपमेंट चाहिए। साथ में हम नई इनोवेशंस के साथ आगे आएं और कम से कम लागत में उन्हें मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही हम अपने देश में बना सकें। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है समीर वी कामत। समीर वी कामत के ही द्वारा इस वर्कशॉप का उद्घाटन भी किया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में यह कौन सा देश है जिससे हमने संसदीय सरकार का प्रावधान लिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के एग्जाम्स बैक टू बैक लगे हुए हैं। आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट इस टाइम पर चल रहा है, तो आप आज ही इसे अवेल कर सकते हैं। आप सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल अगर इस बार का देने जा रहे हैं तो आप डुओ बैच भी ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जीएसजीके भी है और कंप्लीट रीजनिंग भी है। आपको पता ही है वेटेज दोनों के ही बहुत ज़्यादा हैवी हैं। रीजनिंग में आपको ये समझ लीजिए कि 50 में से 45 से ऊपर ही स्कोर करना है, और जीएस जीके में आप बड़ी ही आसानी से मेरे कोर्सेज की मदद से 35 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आज की डेट में स्टैटिक जीके में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या छोड़ना है, या फिर जीएस में भी यही कंडीशन है। बट मेरा जो बैच है, इस बैच में सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करते हुए, और राज्य के जो एग्जाम है स्टेट पीसीएस तक उनको टारगेट करते हुए सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी इसी में आपको मिल जाता है, और साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।